हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पर, जो कि है आपकी सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति और उसका चैप्टर थर्ड। चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। तो नियोजित विकास की राजनीति से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप वीडियो से लेने वाली अच्छी नॉलेज, जो वीडियो में हम जो एमसीक्यूज करा रहे हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, उन एमसीक्यू से आप चूक ना पाए। तो वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपके द्वारा दिया गया एक मोटिवेशन, एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाला साबित हो और हम फिर दोगुने उत्साह के साथ अगली वीडियो में आपके लिए काम करें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम आज की क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। पहला प्रश्न जो है आपके सामने मौजूद है और ये प्रश्न कहता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाने वाले अर्थशास्त्रियों के समूह का नेतृत्व किस अर्थशास्त्री ने किया था। तो बच्चों, किस अर्थशास्त्री ने किया? पीसी महालनोबिस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, के.एन. राज ने या फिर एन.जी. रंगा ने। तो बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही अर्थशास्त्री का नाम है, वो पीसी महालनोबिस है। इन्होंने ही दूसरी पंचवर्षीय योजना में जितने भी अर्थशास्त्री थे उन सभी अर्थशास्त्रियों के ये हेड थे और उन सभी का नेतृत्व इन्होंने किया था। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि केरल मॉडल में किन किन क्षेत्रों में ध्यान दिया गया है। केरल मॉडल आखिर क्यों भारत का सर्वश्रेष्ठ मॉडल है? आखिर उन इस मॉडल में किन किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया? स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान दिया गया, बिल्कुल दिया गया। भूमि सुधार पर भी ध्यान दिया गया है। गरीबी उन्मूलन पर भी ध्यान दिया गया है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी मॉडलों पर, इन सभी क्षेत्रों पर केरल मॉडल में ध्यान दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सरकार ने किन उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगा लिए हैं। आखिर किन क्षेत्रों को संरक्षण देने के लिए, किन उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने आयात आयात पर भारी शुल्क लगा लिए? सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, देशी उद्योग या फिर विदेशी उद्योग। तो बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सार्वजनिक उद्योगों को संरक्षण देने के लिए ही भारत सरकार ने आयात पर भारी शुल्क लगाए। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि किस राज्य में साक्षरता दर 100% है। तो बच्चों, अगर किस राज्य की बात करें, केरल, बिहार, गुजरात, हरियाणा। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल, क्योंकि केरल में जो साक्षरता दर है वो 100% है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हमारे भारत के केरल में ही मौजूद है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन थे। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा था? पीसी महालनोबिस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जेसी कुमारप्पा ने या फिर एन.जी. रंगा ने। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगले प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? कहा गया है कि किस दशक में कृषि के हालात पूरी तरीके से खराब हो गए थे। 1980 का दशक था, 1970 का, 1960 का या फिर 1950 का। तो बच्चों, 1960 के दशक में कृषि के हालात पूरी तरीके से खराब हो चुके थे और भारत संकट में जूझ रहा था। इसी समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे और उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा भारत को दिया था, ताकि हम अच्छे से ग्रोथ कर सके और अपने कृषि की हालत को सुधार सके। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि किस राज्य के सभी जिलों में खाद्यान्न की कमी हो गई थी। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। बिहार के लगभग सभी जिलों में पूरी तरीके से क्या आ गई थी? खाद्यान्न की कमी हो गई थी और वहां पर बहुत ही भारी अकाल पड़ा, जिस वजह से काफी सारे लोगों की मृत्यु हुई। इस वजह से भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा की नीति को बढ़ावा देने वाली कौन सी नीति
थी। आखिर खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा कौन सी नीति देती है? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति या उपरोक्त सभी? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है वो फसलों के उपज को बढ़ावा देने के लिए ये नीति अपनाई गई थी और लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ही इसे अपनाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि हरित क्रांति का प्रभाव कहाँ पर सबसे अधिक पड़ा? सबसे अधिक की बात करें तो समस्त भारत में, बिहार में, हरियाणा और पंजाब में, बिहार और बंगाल में। तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हरियाणा और पंजाब में। यहाँ एक चीज और होनी चाहिए थी, हरियाणा और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन तीन जगहों पर हरित क्रांति का जो प्रभाव है सबसे अधिक पड़ा था। अगले प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि हरित क्रांति में सबसे अधिक फायदा किसे हुआ था? किस तरह के किसानों को हरित क्रांति में सबसे ज्यादा फायदा हुआ था? धनी किसानों को, बड़े भूस्वामियों को, गरीब किसानों को या फिर मध्य किसानों को? तो बच्चों इसका राइट आंसर है मध्य किसानों को। मध्यम दर्जे के जो किसान थे उन्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट हरित क्रांति से मिला था। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि 1967 के बाद कितने राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1967 के बाद आखिर कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का, 10 का, 12 का या फिर 13 का? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किसके द्वारा? ये उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा ही इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का पद किसे मिला? तो बच्चों अगर हम नेहरू जी की मृत्यु के बाद कहें तो नेहरू जी के बाद जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री का पद मिला। कहा गया है, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार उपस्थित हैं? आखिर किसके पास बहुत ही ज्यादा विशाल भंडार है? बिहार के पास, उड़ीसा के पास, दिल्ली के पास या उपरोक्त सभी के पास? तो बच्चों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा के पास सबसे ज्यादा क्या है? विशाल लौह अयस्क के भंडार है और खनिज संपदा में ही काफी अव्वल नंबर पे आ जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो कहा गया कि विकास का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? विकास का अर्थ क्या है? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक सामाजिक न्याय, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आर्थिक समृद्धि भी हमारे लिए जरूरी है और आर्थिक सामाजिक न्याय भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि डैश से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। तो क्या होते हैं? क्या कहा जाता है उन्हें? दक्षिणपंथी कहा जाता है, वामपंथी कहा जाता है या फिर समाजवादी कहा जाता है या फिर पूंजीवादी इन्हें कहा जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वामपंथी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये वो लोग होते हैं जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और कहते हैं कि इनका ही विकास होना चाहिए। वामपंथियों के द्वारा ये कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न में कहा गया है कि जो लोग प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की बात करते हैं उसे किस विचारधारा के अंतर्गत रखा जाएगा? आखिर किस विचारधारा के अंतर्गत इन्हें रखा गया है? दक्षिणपंथी के द्वारा रखा गया है, वामपंथी के द्वारा रखा गया है, समाजवादी या फिर पूंजीवादी? तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी जो है वो कहते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। विशेष तौर से पूंजीवाद की बात करते हैं, पूंजीवादी सिद्धांत पर चलने की कोशिश करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि आजादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे? आखिर आजाद जब भारत हुआ तो उस समय भारत के सामने कितने तरह के मॉडल थे और किन किन चीजों पर भारत फोकस कर सकता था? एक मॉडल था, दो मॉडल था, तीन था या फिर चार था? तो बच्चों इसमें ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, दो मॉडल था। एक मॉडल था समाजवाद और एक मॉडल था पूंजीवाद। पर भारत ने इन दोनों ही मॉडलों से मिश्रित सरकार का क्या किया? गठन किया और भारत में एक ऐसी सरकार की स्थापना की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर साथ चल रही है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग को कब बनाया गया? 1947 में, 1949 में, 1950 में या फिर 1952 में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
1950 में योजना आयोग को बनाया गया। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। कहा गया कि योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? 1950 में, 2004 में, 2014 में या 2019 में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2014 में। 2014 में योजना आयोग को समाप्त करके योजना आयोग की जगह एक नीति आयोग का गठन किया गया है। एक नया संगठन है और इसका कार्य भी बिल्कुल वही है जो योजना आयोग का कार्य था। अगले प्रश्न की तरफ आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया, देखो यही प्रश्न आ गया, योजना आयोग की जगह कौन सा नया आयोग बनाया गया है? तो योजना आयोग की जगह जो आयोग बना है वो बना है कौन सा? ऑप्शन बी नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि बॉम्बे प्लान का संबंध किस वर्ष से है? आखिर बॉम्बे प्लान कब लाया गया? 1944 में, 1947, 50 या 1955? तो बच्चों बॉम्बे प्लान जो है वो आज़ादी से पहले ही आ चुका था और ये आया था 1944 में। 1944 में इस को लाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का विकल्प कहाँ से चुना गया है? ये जो पंचवर्षीय योजना वाला सिस्टम भारत में अपनाया जाता है, आखिर इस सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, सोवियत संघ से, अफ्रीका से या फिर यूरोप से? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोवियत संघ से इस सिद्धांत को लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। इसमें कहा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना में डैश को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। कहा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना में किसको महत्व दिया गया? उद्योग को, शिक्षा को, कृषि को या रोजगार को? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कृषि। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस किया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर फोकस किया गया था। कहा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य अर्थशास्त्री कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य अर्थशास्त्री की बात करें तो पीसी महालनोबिस। ये तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य अर्थशास्त्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, के एन राज और एन जी रंगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी के एन राज। के एन राज जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य अर्थशास्त्री थे। कहा गया, देखिए अभी अभी मैंने आपको ये प्रश्न बताया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में डैश को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो किसके लिए बनी थी? वो उद्योगों के लिए बनी थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को काफी खास महत्व दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी? 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1956 में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना को लाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक रहे हैं? आखिर इनमें से कौन भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक रहे? पीसी महालनोबिस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अमर्त्य सेन, सुकुमार सेन? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस जो है वो इसके क्या रहे हैं? सांख्यिकी संस्थापन के संस्थापक रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि भारतीय लोकदल नामक पार्टी निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? आखिर किसके द्वारा भारतीय लोकदल नामक पार्टी बनाई गई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, चौधरी चरण सिंह के द्वारा, बाबू जगजीवन राम के द्वारा या फिर मोरारजी देसाई के द्वारा? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन बी जो है चौधरी चरण सिंह के द्वारा ही भारतीय लोकदल नामक पार्टी बनाई गई। अगले प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि भारत में निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया है? आखिर भारत कौन से मॉडल पर चलता है? तो मैंने ये तो आपको पहले ही बता दिया, पूंजीवाद पे नहीं, समाजवाद पे नहीं, साम्यवाद पे नहीं। भारत चलता है किस पर? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत के लिए काफी अच्छी अर्थव्यवस्था साबित हुई है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि भारत के द्वारा अपनाया गया मिला जुला मॉडल मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना किसने की है? आखिर किसने आलोचना की है? उदारवादियों ने आलोचना की, दक्षिणपंथियों ने आलोचना की, वामपंथियों ने आलोचना की या बी और सी दोनों ने आलोचना की? तो देखो भारत के द्वारा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है इसको अपनाया गया तो दक्षिणपंथियों और वामपंथियों ने इसका भारी विरोध किया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्न में से कौन सी समस्या भारतीय किसानों के सामने थी?
आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जो भारतीय किसान फेस कर रहे थे, और ये प्रॉब्लम्स है मानसून की असफलता, जमींदारी प्रथा, भूमि सुधार की जरूरत, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऐसा देखा जाए तो मानसून असफल भी हो रहा था उस समय, जमींदारी प्रथा भी थी, और भूमि सुधार की जरूरत भी महसूस हो रही थी। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न का व्यापार ना हो पाना किस नीति के तहत हो रहा था। आखिर कौन सी नीति थी जिस नीति के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न का व्यापार नहीं हो पा रहा था। इलाका बंदी या जोनिंग, जोनिंग और व्यापार, खाद्य संकट के कारण, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है इलाका बंदी या जोनिंग। पहले एक नीति थी इलाका बंदी और जोनिंग। जोनिंग के हिसाब से क्या होता था, हर एक क्षेत्र का अपना अपना एक सीमा होता था, और उसी सीमा के अंदर वहां पर उस क्षेत्र को व्यापार करना होता था। मतलब अगर स्टेट टू स्टेट अगर हमें व्यापार करना है तो हम वैसा नहीं कर पाते थे, जिस कारण से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। अगले प्रश्न की तरफ आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि 1960 के दशक में खाद्यान्न संकट के दौरान भारत सरकार ने किस देश से गेहूं का आयात किया था। तो बच्चों, भारत सरकार ने अगर गेहूं के आयात की बात करें तो भारत सरकार ने अमेरिका से गेहूं का आयात किया था, और अमेरिका के द्वारा एक खराब गेहूं की जो बोरियां हैं, खराब क्वालिटी की गेहूं जो है वो भारत में भेजी गई थी। ठीक है बच्चों, आई होप आप ये वीडियो काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है, और तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो को पूरा देख रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। आखिर भारत में हरित क्रांति कौन लेकर आया था। नॉर्मन बोलार्गो लेकर आए थे, या एम एस स्वामीनाथन, इंदिरा गांधी, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो बच्चों, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, एम एस स्वामीनाथन जो थे वही भारत में हरित क्रांति के पक्ष में थे, और इन्होंने ही हरित क्रांति का सुझाव रखा था, जिसके द्वारा आने वाली सरकारों ने इनके सुझाव को माना और भारत में हरित क्रांति को जन्म दिया। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। देखो, मैंने ये आपको 2-3 बार बता दिया, जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया। तो ये प्रधानमंत्री थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री ने ही जब समस्या आई तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, क्योंकि ये एकमात्र भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें बॉर्डर पर भी समस्या झेलनी पड़ रही थी, और देश के अंदर भी हरित क्रांति शुरू होने के कारण जो था, मतलब अकाल वगैरह जो पड़ रहा था देश के अंदर, उस वजह से भी इन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि हरित क्रांति में किस फसल की पैदावार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। आखिर कौन सी जो फसल है वो बहुत तेजी से बढ़ी, चावल की, मक्के की, गेहूं की, या फिर दाल की। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है गेहूं। गेहूं की फसल जो है इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अगले प्रश्न की तरफ आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि वर्गीज कुरियन किस नाम से प्रसिद्ध है। आखिर वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है। सीमांत गांधी, हरित क्रांति का जनक, या मिल्क मैन ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, भारत के अंदर जो दूध की क्रांति है, जो श्वेत क्रांति है, उसको शुरू करने का काम जो था वो वर्गीज कुरियन ने किया, इसीलिए इन्हें भारत का मिल्क मैन कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध है डेयरी कार्यक्रम से, यानी दूध के उत्पादन से, और दूध के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी करने के लिए इन्हें चालू किया गया, और अमूल जो है, अमूल जैसी कंपनियां जो है वो इसी श्वेत क्रांति की परिणाम है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं हम। अगले प्रश्न में कहा गया कि 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना प्रतिशत की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। आखिर किस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा था। 2-3% की रफ्तार से, 3-4% की रफ्तार से, या 3-3.5% की रफ्तार से, या फिर 5-7% की रफ्तार से। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3-3.5% की रफ्तार से भारत का जो उत्पादन है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो साल दर साल बढ़ रही थी। अगले प्रश्न में आ गए हम। अगले प्रश्न में कहा गया कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग आखिर किसके अंडर में रहता है। प्रधानमंत्री के अंडर में, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, या फिर आईएएस अधिकारी।
तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगले प्रश्न की तरफ आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, किसे पहले उपाध्यक्ष से माना गया है, अमिताभ कांत, राजीव कुमार या फिर अरविंद पनगड़िया या फिर नरेंद्र मोदी। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद पनगड़िया जो है भारत नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे हैं। अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी रहे हैं। अगले प्रश्न में आ गए। अगले प्रश्न में कहा गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय विकास परिषद को कब स्थापित किया गया, 1920 में, 1950 में, 1952 में या फिर 2015 में। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1952। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी। आखिर कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई, पहली योजना, तीसरी योजना, पांचवी योजना या फिर छठी योजना। तो देखो बच्चों, गरीबी हटाओ का जो नारा है वो इंदिरा गांधी की सरकार ने 1971 के चुनावों में दिया था और 1971 से रिलेटेड यहाँ पर सिर्फ उसके बाद जो हम बात करें वो ये वाली योजना चालू की गई थी, पांचवी योजना 1974 से 1989। इस योजना में ही गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि अमूल सहकारी आंदोलन किस योजना की देन है। तो अभी बच्चों मैंने आपको बताया था ये जो है श्वेत क्रांति की देन है, क्योंकि श्वेत क्रांति से ही भारत में जो दूध उत्पादन है उस क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। आखिर ये किस क्षेत्र से, किस स्टेट से शुरू हुआ था, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो बच्चों अगर हम अमूल की बात करें तो उसकी कहानी गुजरात से चालू होती है और अमूल जैसे ही कई सारी दूध कंपनियां जो है गुजरात से इनकी कहानियां चालू होती है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक नहीं, 1 जुलाई से 30 जून तक नहीं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये सही है आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष को काउंट किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया किस दशक को भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया था। आखिर कौन सा दशक था जिस दशक में राज्य की भूमिका को खत्म कर दिया गया था। लगभग 1960 का दशक, 70 का दशक, 1980 का दशक या फिर 1990 का दशक। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1980 के दशक में जो था वो सीमित कर दिया गया था पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ आ गए। अगले प्रश्न में कहा गया कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। 1956 में, 55 में, 51 में या फिर 1950 में। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1951 में ही भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हो चुकी थी। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। कहा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई थी। आखिर कितना रुपया खर्च करने की बात की गई थी। तो ये थे आपके ऑप्शन ए, 3870 करोड़ रुपए। ठीक है, 3870 करोड़ रुपए खर्च करने की बात पहली पंचवर्षीय योजना में की गई। कहा गया अगले प्रश्न में कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। नई आर्थिक नीतियों की शुरुआत भारत के किस प्रधानमंत्री ने की। मनमोहन सिंह ने, नरसिम्हा राव ने, राजीव गांधी ने या फिर वीपी सिंह ने। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। 1991 में इन नीतियों को अपनाया गया और मनमोहन सिंह उस समय भारत के वित्त मंत्री थे। अगले प्रश्न बच्चों, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।